हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा पॉइंट में। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने लेक्चर 1, 2 और 3 देख चुके हैं जो प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। अगर जो आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया है। हरित क्रांति का प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया है। अगला प्रश्न, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी अध्ययन किया जाता है। यानी पारिस्थितिकी का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, है लिनियस ने जीवधारियों को 2 भागों प्लांट किंगडम पादप जगत एवं एनिमल किंगडम जंतु जगत में बांटा है। यानी जीवधारियों को 2 भागों में किसने बांटा है? तो लिनियस ने बांटा है। कौन कौन से भाग है? प्लांट किंगडम यानी पादप जगत, एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। अगला प्रश्न, व्हिटेकर ने 1669 ईस्वी में जीवधारियों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु में वर्गीकृत किया। यानी जीवधारियों को 5 वर्गों में किसने बांटा था? व्हिटेकर ने बांटा था। कब बांटा था? तो 1669 ईस्वी में बांटा था। कितने जगत में? 5 जगत में बांटा था। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। अगला प्रश्न, इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। यानी इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। अगला प्रश्न, है मोनेरा के उदाहरण जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा तंतुमय जीवाणु आदि है। मोनेरा के उदाहरण जीवाणु कौन कौन से है? तो साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, तंतुमय जीवाणु है। अगला प्रश्न, प्रोटिस्टा के उदाहरण यूग्लिना एवं प्रोटोजोआ आदि है। मतलब प्रोटिस्टा के उदाहरण कौन कौन से आते हैं? तो यूग्लिना एवं प्रोटोजोआ आते हैं। अगला प्रश्न है यूग्लिना को पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। यूग्लिना को जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न, पादप के उदाहरण शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे आदि हैं। पादप के उदाहरण शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज आदि उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है कवक की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए हम देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है जंतु के उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव आदि हैं। जंतु के उदाहरण में आता है हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि,
सितारा मछली सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न, कैरोलस लिनियस ने 1753 में जीवों की द्विनामी पद्धति को प्रचलित किया। यानी जीवों की द्विनामी पद्धति को किसने प्रचलित किया? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। कब किया था? तो 1753 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, द्विनामी पद्धति के अनुसार पहला शब्द वंश का नाम तथा दूसरा शब्द जाति का नाम कहलाता है। द्विनामी पद्धति के अनुसार पहला शब्द क्या है? वंश का नाम, दूसरा शब्द जाति का नाम। अगला प्रश्न, नवजात शिशु का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो नियोनेटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नियोनेटोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न, बुढ़ापे का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जीरोनाटोलॉजी में किया जाता है। जीरोनाटोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न, पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओरिनथोलॉजी में किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ओरिनथोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न, अंडों का अध्ययन ओलोलॉजी कहलाता है। यानी अंडों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे ओलोलॉजी कहा जाता है। दांतों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। आँखों का अध्ययन ओप्थाल्मोलॉजी कहलाता है। ओप्थाल्मोलॉजी कहलाता है। आँखों का अध्ययन ओप्थाल्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। यानी जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे ओस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। जिसमें हम रक्त का अध्ययन करते हैं उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा का अध्ययन किसमें किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। यानी त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, शरीर का बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन एंटोमी कहलाता है। बाल का अध्ययन ट्रिडोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, शरीर के अंग के कार्य का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, आनुवंशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फिजिकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, कवकों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, जांच द्वारा रोगों का पता लगाने का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, फार्माकोनोसी में औषधि पौधों का अध्ययन किया जाता है। औषधि पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फार्माकोनोसी में किया जाता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोग से है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोग से है। एक्सोबायोलॉजी में
एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों के जीव का अध्ययन किया जाता है। यानी एक्सोबायोलॉजी होता है जिसमें अन्य ग्रहों पर आने वाले जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पेडोजेनेसिस के अंतर्गत पेडोजेनेसिस के अंतर्गत मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। उंगलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का विज्ञान डैक्टिलोग्राफी कहलाता है। उंगलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का ज्ञान डैक्टिलोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न, एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। यानी घास का अध्ययन कहाँ किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। पालन पोषण द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन यूथेनिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न, कोशिकाओं में जीन आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूफ्रेनिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य का 99% भार ऑक्सीजन। जीव द्रव्य का 99% भाग ऑक्सीजन, 63% भाग कार्बन, 99% भार ऑक्सीजन, 63%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%, कैल्शियम 2.5%, फास्फोरस 1.5% और अन्य रहता है 0.85% तत्वों का बना है। जीव द्रव्य 99% होता है। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य का 90% भाग जल है। जीव द्रव्य का 90% भाग जल है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। ये 81:19 होता है। ऐसे में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।